आज का जो लेक्चर है ये रिवीजन फॉर्म में है। जैसे मान लो किसी का मिस हो गया तो शॉर्ट रिवीजन करके समझ सकता है कि हाँ क्या है। ये एग्जाम में भी हेल्प करेगा हमें कि जब हम लोग जब रिवीजन करना होगा तो 15-15 मिनट के लेक्चर हमारे काम आते हैं कि हाँ हमको जल्दी से रिवीजन करना है कि एफोरिज्म 11 से लेकर 18 तक दिया गया है। ठीक है, तो एफोरिज्म 11 में पढ़ते हैं हम लोग क्या होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या होता है। तो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या है, वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से है। क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी जब हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल प्रिंसिपल है, ये जो वाइटल एनर्जी, ये जो डायनेमिक्स है, जब ये एनर्जी फॉर्म में है तो इसको प्रोड्यूस करने वाला भी किस फॉर्म में होना चाहिए, एनर्जी फॉर्म में होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल जो है हम लोग एफोरिज्म 11 के फुटनोट में पढ़ते हैं, जहां पे पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि हमारे जो सन है, सन के अराउंड जब मून का रोटेशन होता है तो हम लोग अपने ज्योग्राफी में पढ़ते थे ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, दैट इज टाइड एंड एब। जब मून का रोटेशन होता है तो ज्वार भाटा आता है, टाइड और एब आता है। तो यहाँ पर क्या कोई पुलिंग हो रही होता है या फिर क्या कोई समुद्र में चप्पू चला रहा होता है? क्या यहाँ पे मैकेनिक वे में कोई काम होता है? नहीं। ये किस फॉर्म में होता है? एनर्जी फॉर्म में हो रहा है। भले ही वो कैसी एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी के थ्रू हम लोग उसको समझें, बट अल्टीमेटली है तो एनर्जी है ना। तो वो कैसी एनर्जी है, हनुमान से उसका बोलते हैं डायनेमिक इन्फ्लुएंस बोलते हैं कि डायनेमिक वे में हो रहा है। ये पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि अगर किसी मैग्नेट के पास कोई स्टील की रॉड रख दी जाए तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो क्या यहाँ पर कोई मैकेनिकल चीज ट्रांसफर होती है मैग्नेट की वजह से? यहाँ पर कोई भी मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता कि कोई जाके स्टील के अंदर घुस के उसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट उस हिसाब से करवाने लगे या डोमेन का मूवमेंट उस हिसाब से करवाने लगे। यहाँ पे मैटर फॉर्म में नहीं होता है। किस फॉर्म में होता है? एनर्जी फॉर्म में होता है। तो हम लोग उसे भले ही किस फॉर्म में पढ़ें, मैग्नेटिक एनर्जी पढ़ें, बट अल्टीमेटली है तो एनर्जी ही ना। हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आया हमने। तो यहाँ पे जब मैकेनिकल नहीं है तो हनुमान सर एक एग्जांपल और देते हैं। इसके बाद ये 11 के एग्जांपल हैं जो तीसरा एग्जांपल है कि हनुमान सर कहते हैं कि जैसे हम लोग किसी नॉसियस चीज को देख लें। नॉसियस चीज का क्या मतलब हुआ कि जैसे किसी जानवर का खून देख लें तो कई लोगों को उल्टी आ जाती है। अगर किसी नॉसियस चीज को देख ले कर उल्टी आ जाए, क्या वो नॉसियस चीज हमारे स्टमक में आ गई थी जो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराई? नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, डायनेमिक फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डिरेंजमेंट हुआ जिसकी वजह से एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, हमें वॉमिट आई। तो डिजीज का कॉन्सेप्ट डायनेमिक होगा, ये हम लोग एफोरिज्म 11 में पढ़ते हैं एंड एफोरिज्म 12 में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 11 के फुटनोट में है, एफोरिज्म 12 में है, जिसमें एफोरिज्म 12 में हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं कि किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये हो कैसे रहा है, डिजीज प्रोड्यूस कैसे हो रही है, बस हमें इतना जानना सफिशिएंट है कि ये कैसे कैसे साइन सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है। एफोरिज्म 12 में पढ़ते हैं। फिर हम लोग एफोरिज्म जो 13 पढ़ते हैं तो एफोरिज्म 11 का जो फुटनोट है मटेरिया पिकेंस, वो भले ही मेंशन एफोरिज्म 11 के फुटनोट में हो, बट वो रीडिंग क्या है, एफोरिज्म 13 में पढ़ते हैं, जहां पे एलोपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज है, जहां पे एलोपैथिस्ट मानते हैं कि जो डिजीज प्रोड्यूस हो रही है वो एक मटेरियल चीज के एक्सेस या कमी की वजह से हो रही है। जहां पे वो कहते हैं कि ये जो डिजीज है वो हमारी मटेरियल, हमारी बॉडी से अलग है, हमारे वाइटल प्रिंसिपल से अलग है। जबकि ये जो होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज है एफोरिज्म 11 में पढ़ते हैं, वो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमें दो डिफरेंस देखना पड़ता है एफोरिज्म 11, 12 और 13 में। फिर एफोरिज्म 14 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर डिजीज क्यूरेबल है, अगर डिजीज ठीक हो सकती है या डिजीज ठीक होने वाली है तो उसके अंदर साइन सिम्टम होंगे ही होंगे, या फिर अपोजिट कह सकते हैं, अगर साइन सिम्टम मिल रहे हैं मतलब वो डिजीज क्या है, ठीक की जा सकती है मेडिसिन के थ्रू। ये एफोरिज्म 14 में पढ़ते हैं। फिर हम लोग एफोरिज्म 15 में पढ़ते हैं कि हम सिर्फ समझने के लिए वाइटल एनर्जी एंड मटेरियल बॉडी को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे एफोरिज्म 9, 10 किसके बारे में, वाइटल एनर्जी के बारे में, बट 10 का जब फुटनोट पढ़ते हैं हम लोग तो वहां पे क्या पढ़ते हैं, मटेरियल बॉडी के बारे में। अगर ये वाइटल एनर्जी हटा दी जाए हमारे मटेरियल बॉडी के तो ये फिजिकल वर्ल्ड की, मतलब हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट, उस एनर्जी में हमारी बॉडी अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटकर मिल जाती है।
ठीक है, तो हम सिर्फ समझने के लिए मटेरियल बॉडी में वाइटल एनर्जी को अलग अलग पढ़ते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट दोनों क्या हैं, सेम ही है, दोनों मिलकर यूनिटी है। मतलब हमें एक को समझना है तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, तो हमें दोनों को समझना है। तो हम चाहे वाइटल एनर्जी के थ्रू बॉडी को समझें या बॉडी थ्रू वाइटल एनर्जी को समझें, बात एक ही है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, एफोरिज्म 15 में। फिर हम लोग एफोरिज्म 16 में पढ़ते हैं क्या, कि एफोरिज्म 9, 10 हनुमान सर 16 में क्या समझाते हैं कि अगर हमारी बॉडी क्या है, मटेरियल बॉडी को एनिमेशन प्रोवाइड कर रही है एक एनर्जी, दैट इज वाइटल एनर्जी या वाइटल प्रिंसिपल या फिर अल्टीमेट हम कह सकते हैं एनर्जी। अगर हमारी मटेरियल बॉडी में एक एनर्जी है और डिजीज डायनेमिक वजह से हो प्रोड्यूस होगी, डायनेमिक मतलब एनर्जी फॉर्म में डिजीज प्रोड्यूस होगी अगर हमारे वाइटल एनर्जी डिस्टर्ब हो, तो ठीक करने वाली मेडिसिन के अंदर एक ऐसी पावर होनी चाहिए, डायनेमिक वे में होनी चाहिए, एफोरिज्म 16 है, जो कि क्या है, क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन। तो क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन क्या होती है, डायनेमिक होती है, एफोरिज्म 16 में पढ़ते हैं। और ये काम कैसे करती है हमारी मटेरियल बॉडी के ऊपर, तो ये वर्क करती है सेंटिएंट नर्व, ये जो नर्व एंडिंग, ये जो नर्व का जाल फैला हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, उसके ऊपर एक्ट करके वर्क करती है, ठीक है। फिर हम लोग एफोरिज्म 17 पढ़ते हैं, जो कि क्या है, सोल एम ऑफ द फिजिशियन। एफोरिज्म 17 इज द सोल एम ऑफ द फिजिशियन। एंड एफोरिज्म 17 का जो पहला फुटनोट है, वहां पर हनीमैन सर कहते हैं अगर किसी के अंदर कोई ग्रीवियस प्रिडिक्शन हो रहा हो, मतलब वो प्रिडिक्ट करे कि मैं मरने वाला हूँ, उसके बॉडी के अंदर निगेटिव एनर्जी हो, या फिर प्रिडिक्ट कर मैं 4 दिन में मर जाऊंगा, या फिर उसे कोई ऐसे ड्रीम आ रहे हैं जिसमें उससे फील हो रहा कोई उसे मारने वाला है, या वो किसी को मार रहा है, ये कैसे ड्रीम है, सिफिलिटिक ड्रीम है, मतलब ये ऐसे ड्रीम है जो कि डरावने वाले ड्रीम होते हैं, डरावने, या फिर कोई उसका सस्पिशियस फैंसी हो। सस्पिशियस फैंसी क्या मतलब होगा, कोई उसका फॉल्स परसेप्शन क्रिएट हो जाए। तो अगर ये सारी चीजें किसी को फील हो रही हैं, तो मतलब या तो डिजीज आने वाली है या फिर डिजीज हो चुकी है, जो कि क्या है, एफोरिज्म 17 का पहला फुटनोट। तो एफोरिज्म 17 में क्या है, सोल एम ऑफ द फिजिशियन। एंड एफोरिज्म 17 का जो पहला फुटनोट है वो किसके बारे में है, कि अगर हमें फैंसीज मिल रहे हैं या फिर ड्रीम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजीज अभी भी है। तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी दवा देने के बाद किसी की स्लीप अच्छी होनी चाहिए, एपेटाइट अच्छी होनी चाहिए, उसके ड्रीम बेटर होने चाहिए। अगर उसके ड्रीम सस्पिशियस होने लगे, खराब होने लगे, तो हमारी दवा क्या होगी, उस समय गलत होगी, ठीक है। तो एफोरिज्म 17 का हम लोग सेकंड फुटनोट पढ़ते हैं, जहां पर हनीमैन सर समझाते हैं कि फिजिशियन को ये जो रास्ता दिखाने वाला है, ये जो नेचुरल एनर्जी है, ये इसकी अच्छाई है, इस नेचुरल एनर्जी की गुडनेस है कि वो एक फिजिशियन को रास्ता दिखाती है कि क्योर कैसे किया जा सकता है। और वो रास्ता किस फॉर्म में होता है, साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में होता है, जो कि एक पेशेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो यही चीज एफोरिज्म 14 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर डिजीज क्यूरेबल है तो साइन सिम्टम देगा ही देगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म 18। तो एफोरिज्म 18 किसके बारे में बात करता है, जो कि कहता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो होता है, इट इज द सोल इंडिकेशन ऑफ द रेमेडी। तो एफोरिज्म 6 जो अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर है, वहां पे जो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज पढ़ी थी, तो एफोरिज्म 7 में जब हम लोग पढ़ते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जहां पे लिखा क्या था कि यही टोटलिटी ऑफ सिम्टम को वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वाइटल एनर्जी ही बताती है कि उसकी रेमेडी क्या है। ये एग्जैक्ट लाइन है कॉजा कैजनेलिस वाले एफोरिज्म की, जो कि एफोरिज्म 7 है हमारा, जहां पर ये कहा गया है कि वाइटल एनर्जी ही टोटलिटी ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। वाइटल एनर्जी क्या करती है, इंडिकेशन ऑफ रेमेडी। तो इंडिकेशन ऑफ रेमेडी को समझने के लिए क्या, हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को समझना पड़ेगा, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द सोल इंडिकेशन ऑफ रेमेडी, एफोरिज्म 18 में लिखा गया है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता क्या है, तो हम ये समझते हैं कि जैसे कोई पेशेंट अपने 100 सिम्टम बताए, उस 100 सिम्टम में से 1-2 सिम्टम ऐसे हों जिसके बेसिस पे हम उस पेशेंट को पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर सके। तो वो जो 1 या 2 सिम्टम हैं, वो हमारे सिम्टम कैसे होंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम होंगे। और उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को सबसे अच्छे से कैसे समझा जा सकता है, PQRS सिम्टम के थ्रू, SSUP सिम्टम के थ्रू। और ये SSUP सिम्टम लोग पढ़ते क्या है, 153 एफोरिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हरा हमारा एफोरिज्म
9 10 11 से लेकर 18 तक का क्या शॉर्ट रिवीजन, कि हम रिवाइज कर सके जल्दी जल्दी क्या हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।